सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, तो मैं उन ऐसे महानुभाव से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे सर्वप्रथम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पधारे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आज की कड़ी में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल नंबर 16 का सब क्लास 1 हमने देखा था, 16 का सब क्लास 2 हमने देखा था, 16 का सब क्लास 3 हमने देखा था और 16 का सब क्लास 4 हमने देखा था। और उसमें 16 के सब क्लास 4 में हमने ये सारी बातें देखी कि ओबीसी को आरक्षण देने की चर्चा की गई है। अच्छा, ये ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान क्या क्या है, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने बताया कि जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना। ओबीसी को बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लास की हिंदी होती है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की का गठन कौन करेगा? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 340 के अनुसार। अगर हम बातें करें कि ठीक है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका गठन राष्ट्रपति कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा गठन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं साथी। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1953 में। 1953 में उसमें बहुत सारी चीजों को हमने देखा था, काका काले का समिति बनी हुई, लेकिन इस समिति को सरकार ने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। फिर तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे। उन्होंने 1980 में क्योंकि 1979 में ये गठन हुआ और 1980 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1980। तो जब रिपोर्ट आई तो अब ये दौर चल रहा था 1980 का, तो अपना ये चलता रहा, टाइम चलता रहा, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया, उस हिसाब से वो लागू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जो लागू नहीं हुए। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आता है 1990 का। तो आइए सीखने का प्रयास करेंगे 1990 का वो दौर क्या बातें कहने का प्रयास करती हैं और उस वर्तमान समय की सरकार ने इस पे क्या क्या कदम उठाए, इन सारी बातों पे आज हम गहन चर्चा करने वाले हैं कैसा थी। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं कि 1990 के दशक में जो सरकार आई थी उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। तो 1990 में सरकार बनी वीपी सिंह की। किसकी बनी साथियों? वीपी सिंह की। वीपी सिंह की सरकार बनी। तो अब ये दौर है 1991 का। तो कब का है? 1991 का। तो इन्होंने क्या क्या कदम उठाए? इन्होंने क्या क्या, कुछ नहीं किया, सीधा बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू कर दिया। ये किसने किया? ये वीपी सिंह की सरकार ने 1991 में किया था। और इसमें ही इन्होंने बताया या देने का प्रयास किया ओबीसी को
ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। आरक्षण दिया। तो साथियों सोचने का थोड़ा आप प्रयास करिए कि जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, उसके बाद इससे पहले ही एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया जा चुका था। तो एसटी को कितना दिया गया? 7.5%। लेकिन अगर वही बातें करें एससी को कितना दिया गया था, तो ये 15%। लेकिन याद रखने की बात है, ये एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया था ना, ये आरक्षण इस समय का नहीं है, 1991 का नहीं है। जब ये बीपी मंडल की सरकार बनी थी ना, सॉरी बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था ना, उसी समय पे इन दोनों को एससी और एसटी को ये आरक्षण दे दिए गए थे। बात फंसी थी किसके चक्कर में? तो बात फंसी थी ओबीसी के चक्कर में। तो ओबीसी के लिए ये सारी बातें की गई। तो इसी बीच में 1991 का ये दौर जैसे ही खत्म हुआ, तो दौर आता है 1992 का। 1992 में सरकार बनी, सॉरी अगर बातें करें तो ये 1990 का आएगा। मैं गलत बोल दिया, 1990 का दौर। अब आता है 1991 का दौर। एक साल बाद इनकी सरकार गिर जाती है, कि किसी वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और सरकार आती है नरसिंह की। किसकी? नरसिंह राव की। नरसिंह राव की सरकार बनी। अच्छा, जब नरसिंह राव की सरकार बनी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसकी पार्टी हारे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? खेला खेल दिया। इन्होंने जब खेला खेला, उन्होंने क्या दिया? 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। आरक्षण इन्होंने दे दिया। तो अब आप सोचने का प्रयास करिए कि अब इस समय जो आरक्षण हो गया ओबीसी को 27%, ओबीसी को कितना हो गया भैया? 27%। जनरल को कितना हो गया? 10%। अगर हम बातें करें एससी को 15% और एसटी को 7.5%, शायद ये दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को। ये सारी बातें, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला। तो सोचिए अब इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आरक्षण होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखने का प्रयास करिए, आरक्षण इतना ज्यादा बढ़ गया कि 27% इनका, 15% इनका, 7.5% इनका, 10% इनका। तो कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना तो आवश्यक था। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, इसको जानने से पहले आप लोग पहले इसमें से अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों, हमने देखा वो 1990 का दौर, जिसमें बहुत सारी बातें हुई। फिर आया 1991 का दौर, जिसमें जनरल को 10% आरक्षण दिया गया। अब वो आरक्षण अपनी हदें पार कर रहा था। तो अब ये बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचनी आवश्यक थी। तो 1992 का दौर आता है। तो कौन सा दौर आया? 1992, 1992। 1992 के दौर में क्या हुआ? मामला
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई, प्लस सत्य नहीं सख्त प्रतिक्रिया दी। क्या दिया उन्होंने कहा 10% जो जनरल का आरक्षण है वो समाप्त। इन्होंने सीधे ही जनरल का जो आरक्षण 10% था उसको समाप्त कर दिया और बोला कि ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण दिए गए, ओबीसी की अगर बात करें तो 27% आरक्षण दिया गया, इसको अगर बातें करें तो 15% आरक्षण दिया गया, अगर इनको बातें करें तो 7.5% आरक्षण दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ओबीसी को कितना दिया गया, एससी को कितना दिया गया, एसटी को कितना दिया गया, तो आप लोग उसमें कर पाएंगे। बोला कि ये सही है, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। तो इतनी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहने का प्रयास किया, लेकिन फिर 2-3 बातें और कहा कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं, मतलब क्रीमी लेयर जो है ना उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आइए बात करते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है। क्रीमी लेयर वो है साथियों, जैसे ओबीसी में भी कुछ लोग आगे हैं, कहते नहीं है कि जैसे सामान्य वर्ग के लोग जैसे पंडित जी हैं, तो पंडित में एक पंडित बहुत गरीब है, एक पंडित बहुत आगे। वैसे जैसे हम बात करें ओबीसी में यादव जी को लेते हैं, इसमें कोई यादव जी गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ यादव जी का, तो ये एक यादव जी बहुत गरीब है, एक यादव जी बहुत अमीर है। तो जो यादव जी बहुत अमीर हैं वो भी ओबीसी के कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, और जो गरीब वाले यादव जी हैं वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, इसलिए उनको आरक्षण मिलेगा। ये बातें किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब इसके लिए एक अलग से समिति बनती है कि कौन क्रीमी लेयर है और कौन नहीं, इसके लिए जांच होती है और स्पष्ट प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कैसे बताया कि ये क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर नहीं है। उसमें उन्होंने बताया कि जो पिछड़े में अगड़ा है, बस इतना वर्ड दिया था, पिछड़े में अगड़ा। बताया ना, यादव जी पिछड़े वर्ग में आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे यादव जी हैं जो संपन्न हैं, स्वस्थ हैं, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आज हमने तो ये सारी बातें क्रीमी लेयर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन अगर बातें करें तो 2-3 बात और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या कहा था? पदोन्नति में आरक्षण नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पदोन्नति का मतलब क्या है। पदोन्नति का मतलब जब आपका प्रमोशन होता है उसमें भी आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, आज तक अभी पदोन्नति में कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं बना है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बना है कि कैसे पदोन्नति में आरक्षण होगा कि नहीं होगा। ये बातें अभी स्थगित है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में दिया। अच्छा, ये कौन सा वाद था? इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद में ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहने का प्रयास किया और कहा भी। लेकिन अगर बातें करें तो इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें और कही थी। वो कहा था कि आरक्षण जो होगा, आरक्षण 50% से 50% से ज्यादा
नहीं होगा। इसीलिए तो क्या साथियों, ये 10% आरक्षण को उन्होंने समाप्त कर दिया कि आरक्षण अब 50% से ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए, आज भी आरक्षण 50% से ऊपर चला जा रहा है। अगर 100 सीट आ रही है तो उसमें 100 सीट रिजर्व भी है, 100 में से 50% से ज्यादा सीट रिजर्व है, और बचे कुछ सीटें हैं जो 30, 40, 50, 60 सीट, 50 मतलब 40 सीटें वो अनरिजर्व है, उसमें में ही आपको फाइट करनी। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शाही वाद ने 1992 में प्रस्तावित किया था। तो अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज है। तो प्यारे साथियों, हमने 16/4 में जो बातें थी, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ये हमने पूरा आपको बताने का प्रयास किया। आइए बात करते हैं 16.5 का, मतलब आर्टिकल नंबर 16 का सब क्लास 5। ये क्या कहता है और क्या कहने का प्रयास करता है? तो साथियों, ये कहता है कि जो राज्य है आर्टिकल नंबर 12 वाला राज्य, आर्टिकल नंबर 12 का जो राज्य है वो किसी धार्मिक संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब विशेष प्रावधान उनके लिए कर सकता है किसी धार्मिक संस्था के लिए। जैसे मैं आपको लिख कर बताने का प्रयास करता हूं आर्टिकल नंबर 15 को, वो कहता है कि राज्य जो है किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो यही बात है 16.5। ये कहता है कि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए वहां के निवासियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अब इसके एग्जांपल में जब आपको दूंगा तो आपको आराम से समझ आएगा। वो कहता है क्या, राज्य, ये कौन सा राज्य है? आर्टिकल नंबर 12 वाला राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए वहां के निवासियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में हिंदुओं के लिए, उस हिंदुओं में जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनके लिए पूजा पाठ करने के लिए विशेष प्रावधान। जैसे कि राम मंदिर में जो पूजा अर्चना करवाएंगे पंडित जी, उसमें केवल ब्राह्मण ही होंगे। ये बात करता है क्या, आर्टिकल नंबर 16.5। अगर वहां पे राम मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी की नियुक्ति की गई है या पंडित जी बुलाए गए हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 16.5 के तहत बुलाए गए। अगर इस पे कोई आपत्ति करता है तो उसको सीधा क्या लिखा जाएगा कि आर्टिकल नंबर 16.5। तो इसमें हम देखें तो एग्जांपल क्या होगा हमारा, राम मंदिर के लिए क्या, राम मंदिर के लिए राम मंदिर के लिए पुजारी का प्रावधान, ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 16.5 कहता है। लेकिन जब हम वही बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16.6 की, तो आइए ये क्या कहता है, आर्टिकल
16(6) कहता है जनरल वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ये 2019 में जोड़ा गया, 2019 में जोड़ा गया। मतलब अगर बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस की चर्चा है, ईडब्ल्यूएस की चर्चा है। अच्छा, ये ईडब्ल्यूएस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब सामान्य वर्ग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्ग में तो सामान्य है, लेकिन अगर उनकी आय देखी जाए, उनका जीवन देखा जाए, तो वो एसटी और एससी की कैटेगरी की तरफ आते हैं, तो उनको भी आरक्षण दिया जाएगा, या ओबीसी की तरह आते हैं। तो क्योंकि भाई उनका वर्ग ठीक है, सामान्य है, लेकिन पैसा वर्ग देख के तो आता नहीं है, धन वर्ग देख के तो आता नहीं है, इसलिए 2019 में यह प्रावधान लाया गया और ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया गया। याद रखने की बात है प्यारे साथियों, जो आर्टिकल नंबर 16(6) है, ये ईडब्ल्यूएस देता है, आरक्षण देता है, लेकिन ये आरक्षण नौकरियों में देता है। इसलिए इसमें जो ईडब्ल्यूएस की चर्चा है, ईडब्ल्यूएस की चर्चा नौकरी के लिए है, नौकरी के लिए है, नौकरी के लिए। अगर हम बातें करें कि जो इसमें अगर नौकरी के लिए, तो शिक्षा के लिए किसमें है, तो मैंने आपको बताया था कि 15 का जो 6 है वो शिक्षा की बात करता है, और 15 का 6 शिक्षा की बात करता है, और 16 का 6 नौकरी में ईडब्ल्यूएस की बात करता है। मतलब अगर बातें करें तो शिक्षा में अगर आपको आरक्षण लेना है जनरल वर्ग के लोगों के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, उनको 15(6) के तहत 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी नौकरी में वो ईडब्ल्यूएस का यूज लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको जो लाभ मिलेगा वो लाभ 16(6) के तहत दिया जाएगा। इतनी सारी बातें आर्टिकल नंबर 16(5) और आर्टिकल नंबर 16(6) हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर ले, नहीं तो मैं फिर इसको मिटा करके आगे बढ़ता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने आर्टिकल नंबर 16 पूरा देख लिया अच्छे से। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है। तो क्या आर्टिकल आर्टिकल 17 आर्टिकल नंबर 17 कहता है क्या, अपृष्ठता का अंत। मतलब आइए लिखते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं। अपृष्ठता का अंत मतलब आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि ये निचली कास्ट का है, नहीं दूर रहो दूर रहो दूर रहो, ये निचली कास्ट का है, इसको स्कूल में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी समस्याएं बहुत पहले उत्पन्न होती थी, अब तो प्राय बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन हम बातें करें तो जब बीआर अम्बेडकर साहब पढ़ा करते थे तो वो स्टोरी सबको पता होगी, कहानी सबको पता होगी, क्यों उनको क्लास में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक निचले कास्ट से आते थे। इसलिए ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 17 के तहत किया गया है। क्या? अपृष्ठता का अंत, छुआछूत का अंत। लेकिन अगर बातें करें क्या इसकी अपृष्ठता के अंत की चर्चा, इसका वर्णन संविधान में है, तो इसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो आइए इसका वर्णन संविधान में नहीं
अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि जब अपृष्टता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है और तो इसका वर्णन संविधान में किया नहीं गया है, तो हम कैसे समझेंगे कि अपृष्टता का अंत के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं जो आप हमको बता रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं अपृष्टता के अंत की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रस्तुत किया था। क्या? जयसिंह वाद में। जयसिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें प्रस्तुत की थी और उसी ने बताया कि ये प्रावधान हो सकते हैं अपृष्टता के अंतर्गत। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। वो कौन सा वाद रहा है? वो वाद रहा है जयसिंह वर्सेस भारत संघ वाद। क्या? जयसिंह वर्सेस भारत संघवाद। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्णन किया था। ये सारी बातें। अब आइए, एक बातें जो बहुत इसमें फेमस होती हैं वो क्या है कि महात्मा गांधी जी ने इसे पाप कहा। क्या कहा? पाप शब्द से संबोधित किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने अपृष्टता को, मतलब जो छुआछूत हो रहा था ना, उस छुआछूत को महात्मा गांधी जी ने पाप शब्द से संबोधित किया था। तो ये सारी बातें हमने अपृष्टता के अंतर्गत देखा। आर्टिकल नंबर 7 के अंतर्गत हमने देखने का प्रयास किया प्यारे साथी। तो आर्टिकल नंबर 17 का ये फर्स्ट भी आप बोल सकते हैं इसको। क्या? अपृष्टता का अंत। अगर हम बातें करें अब आर्टिकल नंबर 17(2) की, आर्टिकल 17(2), अच्छा ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17(2) कहता है कि अपृष्टता का अंत, ठीक है, आपने इसमें अगर किया तो इसमें आपको दंड का प्रावधान है। क्या? दंड का प्रावधान है। ये आर्टिकल नंबर 17 का 2 कहता है। तो आज की क्लास साथियों यहीं पे हम रोकेंगे, क्योंकि हमने आपको 17 का 1, 17 का 2 बता दिया। कल की क्लास हमारी जो होगी वो होगी 18 नंबर से, और उसमें हम देखेंगे उपाधि का अंत कैसे कैसे होता है। 18 का 1 देखेंगे, 18 का 2 देखेंगे, 18 का 3 देखेंगे। 18 के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।